नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, देव प्रबोधिनी एकादशी से शादियां शुरू होने जा रही हैं। इसी के साथ लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं, कई प्रकार के सवाल आ जाते हैं। जैसे कि आज हम चर्चा करेंगे मांगलिक को लेकर के। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पंडित श्याम उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आरती। उपाध्याय जी, आप बताइए कि मांगलिक क्या होता है। जी देखिए, ग्रहों में सेनापति कहे जाने वाले मंगल, कुंडली में कुछ विशेष स्थानों पर अगर मंगल मौजूद हैं तो उस कुंडली को मांगलिक कुंडली कहा जाता है। अब मंगल क्या है, सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि मांगलिक होना है क्या। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को या किसी को बताया जाता है कि वो मांगलिक है तो अंदर एक भय पैदा हो जाता है कि मांगलिक है, शादी के लिए मांगलिक लड़का या लड़की चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये समझिए मंगल हैं क्या। मंगल ग्रहों में सेनापति कहे जाते हैं, ऊर्जा के कारक हैं, हिम्मत के कारक हैं। और अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, उसके कारक है मंगल। अब मांगलिक और नॉन मांगलिक में फ़र्क क्या होता है। कुंडली में अगर कुछ विशेष स्थानों पर मंगल मौजूद है तो जैसे कि साइंस द्वारा बताया जाता है कि हमारी बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसकी एक खास स्पीड तय है, उसके हिसाब से ही सारे जीवन काल में ब्लड जो है वो चलता है। अब मांगलिक व्यक्ति और नॉन मांगलिक व्यक्ति को अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो दोनों के ब्लड की स्पीड में कहीं ना कहीं एक डिफरेंस होता है। हम ये कह सकते हैं कि मांगलिक की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है और नॉन मांगलिक की थोड़ी सी कम। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं, हमारी पर्सनालिटी जो होती है, हमारे बोलने का तरीका, उठने बैठने का, खान पान का, ये सारे तरीके जो हैं हमारे मस्तिष्क से तय होते हैं। मस्तिष्क में जिस स्पीड से ब्लड सप्लाई होता है उसके हिसाब से हमारी पूरी पर्सनालिटी होती है। अब क्योंकि दोनों में अंतर है, मांगलिक और नॉन मांगलिक में ब्लड स्पीड का, इस वजह से व्यक्तित्व अलग अलग हो जाते हैं। डिफरेंट दो अलग तरह के व्यक्तित्व अगर आपस में इनका विवाह होता है तो ये विवाह कई बार चल नहीं पाता। उसका रीज़न ये रहता है कि दोनों के सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, अलग अलग हो जाता है। तो मांगलिक असल में यही है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको अच्छा या बुरा भी कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि दो व्यक्तित्व हैं, दो अलग अलग तरह के लोग हैं, उनमें कोई अच्छे बुरे की बात नहीं है। दो लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग है। अब आप देखिए कि मान लीजिए किसी नॉन मांगलिक की किसी मांगलिक के साथ शादी हो जाती है तो एक सोचता है तेजी से, एक की सोचने की क्षमता थोड़ी अलग तरह की है, तो दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद, इसके अलावा दोनों की इच्छाओं का स्तर भी अलग अलग होता है। इस वजह से ये सामंजस्य बैठ नहीं पाता। और कई बार क्योंकि विवाह एक ऐसा संबंध है जिसमें शारीरिक स्थितियां भी बहुत मायने रखती है, तो इस वजह से स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है। तो यदि एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक की शादी होती है तो किस आधार पर अपन इन दोनों की शादी करवा सकते हैं? क्या परिणाम रहता है इनकी दोनों की शादी में? नेगेटिव जो पॉइंट रहता है वो क्या रहता है? देखिए, अगर कोई पूर्ण मांगलिक, देखिए मांगलिक कभी भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि मंगल किसी जगह मौजूद है तो मांगलिक है ही। इसमें दो तीन तरह के, कुछ लोगों को आंशिक मंगल होता है, कुछ लोगों को पूर्ण मंगल होता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों को मंगल होता ही नहीं है। लेकिन कई बार ज्योतिषियों द्वारा प्रिडिक्ट कर दिया जाता है कि मंगल है। अब नॉन मांगलिक अगर कोई है और कोई मांगलिक है, लेकिन अगर शनि या राहु से मंगल का परिहार हो रहा है तो ये शादी की जा सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई परिहार नहीं हो रहा है तो मंगल की एक पूजा होती है जिसको भात पूजा कहा जाता है, वो उज्जैन में मंगलनाथ पर की जाती है पूजा। उसके प्रभाव से भी, उस पूजा के प्रभाव से भी एक मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी की जा सकती है। दूसरा क्या है, कुंभ विवाह कहा जाता है। शादी से पहले एक कुंभ विवाह करवाया जाता है, ये एक पद्धति है, वैदिक पद्धति से कुंभ विवाह होता है शादी से पहले, उससे भी मंगल का परिहार हो सकता है। यहाँ पर आरती में एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ ज्योतिष ऐसा बताते हैं कि 27 या 28 की एज के बाद में मंगल का प्रभाव नहीं रहता। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है शास्त्रोक्त, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि मंगल जो है ब्लड के कारक हैं, हीमोग्लोबिन के। तो जिस तरीके से हमारे शरीर में जीवन के किसी भी काल में ना तो हमारा डीएनए चेंज हो सकता है, ना हमारा ब्लड ग्रुप चेंज हो सकता है। बिल्कुल। तो ये कहना कि 28 साल के बाद में मंगल का प्रभाव नहीं रहता,
ये बात पता नहीं कहाँ से कैसे आई है, लेकिन ये सत्य नहीं जान पड़ता। तो वो 28 के एज के बाद में ऐसा थोड़ा ना कि ब्लड ग्रुप चेंज हो जाएगा, हाँ, फिर ऐसा ये mind चीज़ है। चेंज हो जाएगा, वो इंसान चेंज हो जाएगा। लगता है एज के साथ साथ में मेरे को तो लगता है कि हाँ। इंसान अपनी सोचने की क्षमताएं कम करता जाता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, और तो सही एज में ही शादी करना बेटर है। एक्चुअली क्या है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी जो रहती है ना, वो कम एज में ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हार्ड होता जाता है नेचर, ठीक है ना, वो इस्टेब्लिश होती जाती है उसकी थॉट, उसमें चेंजेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है एक एज के बाद में। तो ये कहना कि 28 के बाद मंगल का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ये सही नहीं है। देखिए, अगर नॉन मांगलिक से शादी करना है तो यहाँ कुछ चीज़ों का है ना हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए। शादी के बाद में कुछ चीज़ें हैं जिनकी बड़ी महत्ता है। एक तो दोनों के विचार मिलने चाहिए, दोनों की शारीरिक स्थितियाँ मिलनी चाहिए, और संतान के संबंध में भी विचारणीय मांगलिक प्रभाव रहता है। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कि जितनी बातें ये कही जा रही है, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि मांगलिक लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि उनके ऊपर कोई विशेष प्रभाव है या नेगेटिव प्रभाव है। मांगलिक लोग आपको ज़्यादातर या तो सेना में मिलेंगे, बिकॉज क्योंकि वो मांगलिक होते हैं, वो बहादुर होते हैं। डॉक्टर्स, बड़े सर्जन, बिकॉज एक सर्जरी करना किसी कमज़ोर दिल वाले के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसे लोग हिम्मती होते हैं, बहादुर होते हैं। तो मांगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मांगलिक होना कई मामलों में तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये एक क्राइटेरिया है जो फिक्स किया गया है, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। इसको आप इस दृष्टिकोण से मत देखिए कि ये सिर्फ एक शास्त्रोक्त बात है। अगर साइंटिफिकली भी आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये प्रूव हो जाएगी। बिल्कुल। इसमें एक भात पूजा कराई जाती है जिसको करने से ये शादी सक्सेसफुल हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल, शादी सक्सेसफुल हो सकती है भात पूजा के द्वारा। हालांकि उसका असर 80% तक रहता है, 20% थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन वो दोनों को दोनों को अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको मैनेज करना पड़ता है। बिकॉज उसमें प्रॉब्लम ये है कि भात पूजा के द्वारा मंगल देव से ये प्रार्थना की जाती है कि इसमें सामंजस्य दोनों में बना रहे। तो इस तरीके से, और मंगलनाथ का सबसे श्रेष्ठ मंदिर जो है वो उज्जैन में ही मौजूद है। जी, मतलब ये पूजा अपन उज्जैन में ही करवा सकते हैं। अपन सोचते हैं कि कहीं घर में करवा ले, कहीं और घाट पे करवा ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, पॉसिबल नहीं है, और करवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए जो स्थान तय किया हुआ है वो ठीक है। जैसे आरती में आपको एक बात बताऊं कि हर चीज़, जब हम कोई नौकरी भी करते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, तो हर कार्य का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर कोई व्यापारी व्यापार भी कर रहा है, तो जैसे उसको दुकान खोलना है सुबह 9 बजे, तो वो प्रोटोकॉल है कि उसको खोलना है। हमको जॉब पे जाना है, तो वहाँ का एक प्रोटोकॉल है। तो मेरा ये मानना है कि जब हम किसी मंदिर भी जाते हैं, कोई पूजा भी करते हैं, तो वहाँ के भी कुछ प्रोटोकॉल हैं। ठीक है ना। ठीक है, हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ने बहुत सारी स्वतंत्रता दी हुई है इंसान को, लेकिन हम जब जैसे मंदिर जाते हैं तो चप्पल उतारते हैं हम, ये एक प्रोटोकॉल है जिनको हमें फॉलो करना है। तो जिस चीज़ की पूजा जहाँ होनी चाहिए वहीं होनी चाहिए, वही श्रेष्ठ है। मेरा एक सवाल है उपाध्याय जी, कि कई लड़के और लड़कियों का ये योग बनता है कि 2 विवाह का, लेकिन एक जगह सगाई वगाई हो जाती है, लेकिन उनके योग में 2 रहते हैं, तो उसका क्या रीजन रहता है अगर उसको टालना हो उस 2 विवाह के योग को? देखिए, इसके लिए एक तो ये है कि जैसा मैंने शुरुआत में बताया, कुंभ विवाह। कुंभ विवाह का लॉजिक ही ये है कि मान लीजिए किसी के 2 विवाह के योग है, तो उसका शादी से पहले ही एक कुंभ विवाह करवा दिया जाता है। तो दूसरी जो शादी होती है उसमें विघटन की संभावना बहुत कम हो जाती है। और आज के समय में रिश्ते बनते बिगड़ते रहने का दौर चल रहा है एक तरह से, पूरे तरीके से। लेकिन मैं यहाँ सारे जो भी यंगस्टर यहाँ पर देख रहे हैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, एक साथ में रहना, दोस्ती होना, आपस में प्रेम होना एक अलग बात है, लेकिन शादी करके और जीवन भर साथ में रहना ये एक दूसरी बात है। तो इस बात को आप अच्छे से विश्लेषण करवा लें, एनालिसिस करवा लें इस बात का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग उत्साह में, प्रेम के उत्साह में या पागलपन में शादी तो कर जाते हैं। लेकिन मेरे पास कई ऐसे मामले हैं कि जहां लोग सालों से प्रेम संबंध में है, 2 साल 5 साल से, लेकिन शादी होने के बाद वो 1-2 साल भी साथ में नहीं रह सके। तो ऐसी स्थितियां ना बने, क्योंकि हर चीज़ को प्रभावित कर देती है, कैरियर को भी, आर्थिक स्थिति को भी, हर चीज़ को। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए मांगलिक प्रभाव देखना अत्यंत आवश्यक है।
ये जो लव मैरिज होती है उपाध्याय जी, इसमें जो मुहूर्त नहीं देखा जाता है या उनकी कुंडलियां नहीं मिलाई जाती, उनके गुण नहीं मिलाए जाते हैं, और उसके बाद में वो जो लव मैरिज होती है वो सक्सेसफुल बहुत कम होती है, तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? उसमें क्या दोष रहता है ऐसा? देखिए, सबसे बड़ा दोष तो ये है कि क्योंकि कोई मुहूर्त नहीं देखा गया, कोई समय नहीं देखा गया, हम फॉलो कर रहे हैं उस कल्चर को जो वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में वहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी है, उन लोगों की माइंडसेट ही वैसा बना हुआ है कि वो शादी करते हैं, 2-4 साल साथ में रहते हैं, अगर संतान भी हो जाती है तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ का कल्चर ऐसा ही डेवलप हुआ है कि वो जब चाहें अलग होके रहने लगते हैं। ये समझिए कि यहाँ शादी को ही 7 जन्मों का संबंध मान लिया गया जी। और जो शादी की पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो फेरे हों, अग्नि हो, इस तरह के कोई वचन, कोई चीज़ आपको अन्य किसी धर्म में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ शादी एक जिम्मेदारी है, एक दूसरे की तरफ के प्रति रिस्पेक्ट है। अब जो लव मैरिज करते हैं कई, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा विघटन होते हैं लव मैरिज में, उसका रीज़न होता है कि वो किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर किसी एक के प्रति आकर्षित होते हैं, कुछ समय उसके साथ बिताते हैं, वो उस टाइम फ्रेम को ही समझ लेते हैं कि यही प्रेम है और हम इस प्रेम के साथ जीवन भर रह सकते हैं। लेकिन जब साथ में रहना शुरू करते हैं शादी के बाद में, तो कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी पेशी, कुछ ना कुछ रहता ही है। उसके बाद में विघटन शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ज़्यादा बेहतर यह है कि कुछ भी तय करने से पहले आप एक अच्छा परामर्श ले लें इस बारे में। क्योंकि यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट और बताना चाहूँगा मैं आरती आपको, कि जहाँ ये वैचारिक मतभेद तो अपनी जगह पर हैं, कई बार स्थितियाँ ऐसी होती है कि शादी के बाद में किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहने लगता है और कई बार गंभीर परिणाम भी आ सकते हैं स्वास्थ्य खराब रहने के। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि इसकी जांच करा ली जाए। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, मांगलिक प्रभाव से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी किसी चीज़ को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, सिंगल जब तक आप हैं, ना कैरियर को ना लाइफ को, बल्कि ठीक है सब कुछ। जो भी चीज़ शुरू होती है वो शादी के बाद शुरू होती है। जब आप 2 लोग साथ में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, उसके बाद में इसका प्रभाव शुरू हो जाता है। क्योंकि ये बेसिकली अगर बहुत डीप में अगर हम जाएं आरती, तो ये एक तरह का ओरा भी है जी। हमारे शरीर के आसपास भी एक ओरा होता है। कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि जिसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम उसको पसंद नहीं करते। बिल्कुल। और कई बार हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वो हमको अच्छा लगने लगता है, उससे एक अच्छी दोस्ती भी हो सकती है। ये ओरा का प्रभाव है जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन से लेके हमारे पूरे सिस्टम से आता है। तो मांगलिक प्रभाव बेसिकली यही है। मांगलिक प्रभाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। वेदों में, शास्त्रों में इसके उपाय बताए गए हैं, उसका उपयोग करिए। जागती हुई आंखों से निर्णय लीजिए, प्रेमांध होकर निर्णय मत लीजिए। मेरा बस इतना ही कहना है, क्योंकि हम अगर किसी से कंपेयर करने जाएंगे तो गलत हो जाएगा। वो सबकी स्थितियां, परिस्थितियां अलग अलग रहती है और प्रेम की भी एक खास स्थिति है कि वो एक हद तक आपको ठीक लग सकता है। आज के युग में तो प्रेम की बात करना थोड़ा सा हल्का मालूम पड़ता है, क्योंकि प्रेम को जिस तरीके से हल्का बना दिया गया है कि अब लोग देखते ही नहीं है मांगलिक प्रभाव क्या है क्या नहीं। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों को मैंने मना किया था शादी विवाह से, आज उनकी परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं पूरी तरीके से। बट ये ज़िद से लिए हुए निर्णय, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ज़िद से लिए हुए निर्णय कभी कभी बहुत दुखदायी हो जाते हैं। उपाध्याय जी, जैसे कि एक मांगलिक है और एक नॉन मांगलिक है, अगर उनकी जिद है कि हम दोनों को ही शादी करना है, तो उसके लिए पूजा करने के बाद में कोई परिणाम तो सामने नहीं आएंगे उसके नेगेटिव? नहीं, देखिए इसके अंदर एक बात आरती समझने जैसी है कि जो पूजा होती है वो 100% हल नहीं है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि 75 से 80% का प्रभाव उसमें रहता है, 20% का जो प्रभाव है। अब इस 20% को आप उस तरीके से कैलकुलेट मत करिएगा कि जो हस्बैंड वाइफ के नॉर्मल झगड़े होते रहते हैं, बात वो नहीं है। ये जो 20% है, ये 20% ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, आप, मेरा कहना यह है कि आप अगर उपाय कर लें और उसके बाद में आप शादी करें, तो जहां आप इतना प्रेम से और इतनी जिद से शादी कर रहे हैं, तो थोड़ा मन को बड़ा करके चलें। ये सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए और केयर भी होनी चाहिए। हर चीज़ अगर आप फॉलो करके चलेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि शादी मतलब अगर मांगलिक या नॉन मांगलिक की हो गई तो कोई बहुत बड़ा बवाल ही हो गया, विध्वंस ही हो गया। बचा जा सकता है उससे। किसी लिए मांगलिक लड़के के लिए मांगलिक लड़की या लड़की के लिए लड़का ढूंढा जाता है क्योंकि दोनों के सोचने की वृत्ति और दोनों के काम करने के तरीके मैच करते हैं।
कहीं ना कहीं। तो इस वजह से उनके बीच में कभी कोई समस्या होती नहीं है। हालांकि दोनों थोड़े से उग्र नेचर के होते हैं, तो एक सामान्य स्थिति में जो हस्बैंड वाइफ के बीच में कहा सुनी रहती है वो रहती है, बाकी वहाँ विघटन की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये थे पंडित श्याम उपाध्याय जी, जिनसे हमने मांगलिक को लेकर के चर्चा की है। मंगल क्या होता है, मांगलिक क्या होता है और इसके क्या प्रभाव और क्या परिणाम सामने आते हैं। ऐसे ही नए प्रोग्राम के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।